तो टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल। किसी भी एल्काइल हैलाइड को अगर कुछ सर्टेन मेटल ऐसे जिनसे रिएक्ट किया जाए तो वो मेटल एल्काइल हैलाइड के बीच में चला आता है। किसी एल्काइल हैलाइड को मेनली क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, कुछ मेटल, सर्टेन मेटल, तो वो मेटल इनके बीच चला आता है। इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। तो मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों साथ हो गए, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX। पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैग्नीशियम के हेल्प से, मेटल हमने कहा कि कुछ सर्टेन मेटल है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा। तो पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड ने मैग्नीशियम के हेल्प से बनाया। तो मैग्नीशियम के बना हुआ कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो, मैग्नीशियम से बना हुआ कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है, क्योंकि पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैग्नीशियम के हेल्प से ग्रिग्नार्ड ने बनाया था। इसलिए मैग्नीशियम से बना हुआ कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो एक प्रॉपर एग्जांपल जो मैग्नीशियम के हेल्प से ग्रिग्नार्ड ने बनाया था, तो ग्रिग्नार्ड ने पहला कंपाउंड जो बनाया था वो तुम्हारा इथाइल ब्रोमाइड से बनाया था। तो इथाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम इनके बीच चला आया। तो RMgX यानी CH3CH2MgBr, organometallic compound also known as Grignard reagent, organometallic compound, particularly for magnesium। इस रिएक्शन को होते समय हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव है, बनते समय अगर इसके आसपास मॉइस्चर भी हुआ तो ये मॉइस्चर से रिएक्ट हो जाएगा, रिजल्ट हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा ही नहीं। तो RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव है एंड कैन रिएक्ट विद ध्यान से पहले इधर एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, कोई भी जहां से प्रोटॉन मिलने की पॉसिबिलिटी हो, टू गिव हाइड्रोकार्बन। मतलब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया और बनाते समय वहां मॉइस्चर रहा, तो ये मॉइस्चर से रिएक्ट हो जाएगा और मॉइस्चर से रिएक्ट होकर मुझे हाइड्रोकार्बन दे देगा और MgX OH को लेकर अलग। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते समय मुझे ड्राई ईथर लेना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब बनते समय वहां वाटर मॉलिक्यूल या इवन मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। तो Grignard reagent should be prepared in anhydrous condition because it is highly reactive and can react with any source of proton to give hydrocarbon। इसलिए हम ऐसा करते हैं। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है?
हाईली रिएक्टिव Mg की वजह से है, बिल्कुल सही। ड्राई ईथर इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर वहां मॉइस्चर हुआ तो मॉइस्चर से इसे बचाएगा, ये बचाएगा। हवा में आसपास नमी अगर हुआ तो उससे भी ये रिएक्ट हो जाता। कोई दिक्कत? आगे चलें। इन्हीं को देखकर वुड्स सामने आए। वुड्स, इन्हीं को देखकर वुड्स सामने आए और इन्हीं को देखकर वुड्स सामने आए और वुड्स ने कहा कि अगर ऐसा है कि अल्काइल हैलाइड किसी मेटल से रिएक्ट हो रहा है, अगर ऐसा है कि अल्काइल हैलाइड किसी मेटल से रिएक्ट हो रहा है, तो चलो एक प्रयास हम भी करते हैं। इन्होंने अल्काइल हैलाइड को उठाया और सोडियम मेटल से रिएक्ट किया और सेम कंडीशन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, लेकिन इस बार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बना। तब जाकर के ये क्लियर हुआ कि ऐसा नहीं है कि किसी भी मेटल को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर देंगे तो वो रिएक्ट हो जाएगा। इसी को देख करके वुड्स ने प्रयास किया और अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट किया, लेकिन हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं मिला। लेकिन एक नई बात पता चला। वो क्या? जब प्रोडक्ट बना तब जाकर के वुड्स को एक बात पता चला कि अगर किसी अल्काइल हैलाइड को सोडियम से रिएक्ट करते हो तो सोडियम हैलोजन ले जाता है और दो अल्काइल आपस में जुड़ जाता है। लेकिन एक सोडियम एक हैलोजन ले जाएगा तो अल्काइल अधूरा रहेगा। इसलिए ये रिएक्शन एक साथ दो अल्काइल हैलाइड के साथ होता है। एक बार में दो सोडियम दो हैलोजन को ले जाता है ताकि दो अल्काइल आपस में जुड़ जाए। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो नहीं बना, लेकिन एक नई बात पता चला कि किसी अल्काइल हैलाइड को अगर हम सोडियम से रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो अल्काइल ग्रुप डबल हो जाता है, एक नया हाइड्रोकार्बन बनता है। वो भी कैसा? तो जो अल्काइल हैलाइड लेंगे उसका कार्बन डबल हो जाएगा। इसलिए जब भी बनेगा तो मेनली इवेन में बनेगा। जब भी बनेगा तो मेनली इवेन में बनेगा। क्यों? अगर इसमें एक कार्बन है तो एक और एक दो, अगर इसमें दो कार्बन है तो दो और दो चार, अगर तीन कार्बन है तो तीन और तीन छह। जब भी बनेगा इवेन बनेगा। बिल्कुल जस्ट डबल हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2Cl। तो सेम यही है हमारे पास और हमने इसे सोडियम से रिएक्ट किया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो सोडियम इसके हैलोजन को ले जाएगा, लेकिन ले जाएगा तो ये अधूरा हो जाएगा। इसलिए एक बार में दो सोडियम इसके दो मॉलिक्यूल को अटैक करता है एक ही बार में। इसके दो मॉलिक्यूल को अटैक करके ले जाएगा और ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएगा। तो मुझे क्या मिला? तो CH3 CH2 CH2 CH3, यानी हमेशा इवेन ही बनेगा, +2 NaCl। जहां से हैलोजन टूटेगा वहीं से जुड़ेगा, ये बात भी याद रखना। जहां से हैलोजन टूटेगा वहीं से जुड़ेगा। दैट इज वुड्स रिएक्शन, कि किसी भी अल्काइल हैलाइड को जब सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हैलोजन ले जाता है और अल्काइल आपस में दो बार जुड़ता है।
एल्काइल आपस में 2 बार जुड़ता है, तो इसे हम प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे नहीं, वो तो समझने के लिए कि 2CH3CH2Cl को हमने 2Na से रिएक्ट किया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो सोडियम क्लोरीन ले गया और 2 एल्काइल आपस में जुड़ गया। हम इसे प्रॉपर वे में ऐसे लिखेंगे 2NaCl। तो एल्काइल हैलाइड को सोडियम से ऐसे लिखना, लेकिन ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये चीज इन पे क्वेश्चन अक्सर आता है, इन पे क्वेश्चन अक्सर आता है। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी सी परेशानी ये है कि हम आपसे कुछ डायग्रामेटिकली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मुझे ही बताना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन देगा कन्वर्जन के रूप में, आपको वुड्स रिएक्शन कभी लिखने नहीं बोलेगा, आपको वुड्स रिएक्शन कभी लिखने नहीं बोलेगा, वो क्वेश्चन ऐसा देगा क्या, तो कन्वर्ट 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। तो हम तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर में 2 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH Cl और CH3 2 क्लोरोब्यूटेन। हमने इसे सोडियम से रिएक्ट किया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मुझे मिल गया 3,4-डाइइथाइल हेक्सेन, जैसे कि CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, तीसरे और चौथे पर 2 मिथाइल, 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। तो एक्चुअली में आपने किया क्या, इसके 2 मॉलिक्यूल यानी CH3 CH2 CH Cl है, और यहाँ पर CH3 CH2 CH और Cl है, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। आपने 2 सोडियम से रिएक्ट किया, तो सोडियम दोनों क्लोरीन को लेकर अलग और ये दोनों आपस में जुड़ गया और +2 NaCl। दैट इज वुड्स रिएक्शन। तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, डायरेक्ट वुड्स रिएक्शन नहीं पूछेगा, तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। किसी को दिक्कत है तुरंत कहना, क्योंकि मुझे तो बहुत क्वेश्चन पूछना है लेकिन पूछ नहीं पा रहे, समझ में नहीं आया। वुड्स रिएक्शन समझ आया, वुड्स रिएक्शन समझ आया। नहीं, कुछ बच्चे को ये समझ नहीं आया, ध्यान देना कि 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है। 2 क्लोरोब्यूटेन से तुम्हें डायरेक्टली लिखना होगा, वहां वैसे नहीं लिखना होगा। तुम्हें 2 क्लोरोब्यूटेन बनाया गया तो ध्यान देना कि CH3 CH2 CH Cl और ये CH3 तुमने एरो पर लिखा सोडियम, यहाँ ड्राई ईथर, और ये बन गया CH3 CH2 3,4-डाइमिथाइल CH3 CH CH3 और CH2 CH3 1 2 3 3 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। थोड़े बहुत तो आपको IUPAC आना चाहिए, ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, इसको किसी भी तरह से आप लिख सकते हो। इसको तुम ऐसे भी लिख सकती थी CH3 CH2 CH, ध्यान देना
और यहाँ Cl डाल करके यहाँ CH3 लिख दो। तुम्हें ऐसे नहीं लिखना होगा। और +2Na, आपको समझाने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। आपके दिमाग में ये खुद ही आना चाहिए कि ऐसे ये होगा। CH3, इसके 2 मॉलिक्यूल, सोडियम ले गया और ये दोनों आपस में जुड़ गया, ये बन गया। Cl को यहाँ लिख सकते हैं, CH3 को यहाँ, ये भी है 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन, ये भी है 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन। तुम ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। तुम्हें जवाब तो ऐसे देना, जवाब तुम्हें ऐसे देना। कोई दिक्कत? अब जैसे कि 1-2 सवाल पूछ लेते हैं। आप डायरेक्टली IUPAC नेम बताना। ध्यान देना, 2 सवाल पूछने जा रहे। एक ये रहा Na और ड्राई ईथर। कंप्लीट द रिएक्शन और उसका नाम बताओ। कंप्लीट द रिएक्शन और इनका IUPAC नाम बताओ। पहले फर्स्ट का बताना, क्योंकि ऑनलाइन में है, कुछ दूसरे तरीके से पूछा जाए। इस कंपाउंड को कंप्लीट करो और कंप्लीट करने के बाद IUPAC नेम बताओ। पहले फर्स्ट का बताओ। पीयूष जैन सबसे पहले जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब। पहला जवाब तो सही मिला। दूसरा सागर, बिल्कुल सही जवाब। और कोई? बालक अहमद बाबू, आपका गलत। हमने प्रोडक्ट, प्रियांशु भी सही, फौजिया भी सही। हमने प्रोडक्ट का IUPAC नेम पूछा, रिएक्टेंट का नहीं। बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही। तो कुछ लोग तो समझ रहे हैं, इसी तरह से मुझे पूछना पड़ेगा, तो ध्यान देना। हमने कहा किसी भी एल्काइल हैलाइड को अगर सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हैलोजन ले जाएगा, एल्काइल डबल हो जाएगा। सोडियम हैलोजन ले जाएगा, एल्काइल डबल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, एल्काइल को डबल कर दो, ये एल्काइल डबल हो गया। हाँ सागर, हम आपकी बात देख रहे हैं, पहले इसका जवाब दे दे कुछ बच्चों को। किसी भी एल्काइल हैलाइड को सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो हैलोजन हटके एल्काइल डबल हो जाएगा। तो एल्काइल हमारा ऐसा है, ये दोगुना हो गया। अब दोगुना हो गया तो 1 2 3 4 ब्यूटेन, दूसरे पर एक मिथाइल, तीसरे पर एक मिथाइल, यानी कि 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया वो जरूर कहना। जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया वो जरूर कहना। कोई दिक्कत? कहीं कोई कंफ्यूजन हो, बोलना जरूर। ठीक। अब बहुत लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी, थोड़ा फास्ट। 2 2 3 टेट्रा नहीं, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल सही। प्रियांशु, फौजिया, सिद्धार्थ, इन लोगों का तो सुन चुके हैं। और कोई स्टूडेंट? सोडियम के साथ रिएक्ट करने का मतलब इस चीज को दोगुना करना है। क्लोरीन हटाओ, मेरे पास ये चीज है, क्लोरीन के जगह हम इसी चीज को दोगुना कर दिए। इसी चीज को दोगुना कर दिए तो 1 कार्बन 2 3 4,
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 ब्यूटेन, दूसरे पर 2 मिथाइल, तीसरे पर 2 मिथाइल, यानी 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तुरंत जवाब देना है आपको, इतना नहीं सोचेंगे तभी दिक्कत होंगे। जिन्हें दिक्कत हो बोलेंगे जरूर। तो ये था आपका रिएक्शन विद मेटल, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ साथ वुड्स रिएक्शन भी शामिल है। तो वुड्स रिएक्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, कन्वर्जन पूछेंगे, कंप्लीट द रिएक्शन पूछेंगे, दैट इज वुड्स रिएक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन, यानी अब बेंजीन का रिएक्शन, जिसे बोलेंगे रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। तो सीधी सी बात है, रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन यानी कि बेंजीन का रिएक्शन। अब बेंजीन का रिएक्शन है तो पहला पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो याद रखना, हमने आपको शुरू के 2 क्लास में बताया कि बेंजीन कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। बिना बेंजीन वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन पे ये कर सकता है, वो कंडीशन हमें जानना। तो थियोरेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन में पूछता है कि बेंजीन क्यों नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता। तो 3 कारण है, या तो तुम तीनों कारण लिखोगे या एटलीस्ट 2 कारण लिखोगे, क्योंकि 1 से 2 नंबर में पूछता है, 2 कारण तो जरूर लिखना। ठीक, तो सबसे पहले ये नहीं बोलते हैं कि नहीं करता। तो अराइल हैलाइड, बहुत ध्यान से देखना फिर कुछ पूछना। अराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव towards nucleophile, towards nucleophile या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव या नहीं के बराबर। कारण तो ड्यू टू 3 रीजन। पहला रीजन, CX बॉन्ड ऑफ हैलोजन, CX बॉन्ड ऑफ हैलोजन, ध्यान देना, हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड due to resonance and is difficult to break, due to resonance and is difficult to break। हम पहले भी बता चुके हैं कि बेंजीन में अगर हैलोजन जुड़ा है या अल्कोहल जुड़ा है तो ये यहाँ पर लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस करते हैं, और रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हैलोजन पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाते हैं, और पार्शियली डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। दूसरा कारण, आप पूछना, पहले मुझे तीनों कारण बता लेने दो, फिर आप पूछना कि CX बॉन्ड, कार्बन एटम ऑफ ऐसे, कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड is sp2 hybridized। CX बॉन्ड का जो कार्बन है वो sp2 hybridized है। More the S character which hold the
हेलोजन एटम मोर टाइटली, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर and high electronegativity, high electronegativity. Hence, it hold the halogen atom more tightly. मतलब कि बेंजीन में हेलोजन जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब ये कार्बन sp2 है, sp2 का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हेलोजन को मोर टाइटली पकड़े हुए, पोलैरिटी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो थोड़ा क्लोज हो गया। ये डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज, इसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। दूसरा कारण कि ये कार्बन sp2 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड को बहुत स्ट्रांगली बांधे हुए, और ये 2 कारण तो आपको देना ही है। और अगर इच्छा हो तो तीसरा कारण भी आप दे सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल कटायन ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन इज रेजोनेंस अनस्टेबलाइज्ड, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल कटायन इज रेजोनेंस अनस्टेबलाइज्ड। इसका मतलब कि अगर हेलोजन हटा, चलो मान लो कि किसी भी तरह से हमने हटा दिया फोर्सफुली, अगर ये हटेगा तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो बेंजीन का रेजोनेंस ही रुक गया ना, ये अनस्टेबल हो जाएगा, रेजोनेंस अनस्टेबलाइज्ड। इसलिए सेल्फ आयोनाइजेशन अगर हो भी जाए तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इस वजह से ये 3 कारण है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है, मतलब बेंजीन का हैलोजन का बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता, आसानी से नहीं टूटता है। हमने ये नहीं कहा टूटेगा ही नहीं, 3 कारण, लेकिन बट इन विगरस कंडीशन, इन विगरस कंडीशन, विगरस कंडीशन it undergoes nucleophilic substitution, it undergoes nucleophilic substitution reaction। ये विगरस कंडीशन क्या है? तो विगरस कंडीशन बहुत है। हम आप जो पूछोगे हम फिर से रिपीट करेंगे, बस ये थोड़ा हम पूरा कर लें, उसके बाद आप जो जो बोलोगे हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेना हम क्या क्या कह रहे हैं। विगरस कंडीशन पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये विगरस कंडीशन क्या है, ध्यान देना। मान लो हमने बेंजीन लिया, क्लोरीन लगाया और साथ में NaOH। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब अनायन का एक्सचेंज, OH इधर जाएगा, हैलोजन इधर आएगा, इसी को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये OH आ गया और प्लस NaCl बाहर, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये तो करेगा नहीं क्योंकि हमने 3 कारण बताया, तभी करेगा जब आप हाई टेम्परेचर दोगे 623 केल्विन, हाई प्रेशर दोगे 300 atm प्रेशर,
कोई ना कोई कैटलिस्ट डालोगे। तो इतनी परेशानी होने के बाद तो बेचारा टूट ही जाएगा। तुमने टेम्परेचर भी लगा दिया, प्रेशर भी लगा दिया, कैटलिस्ट भी लगा दिया, जब सब कुछ कर दिए तो ये कमजोर पड़ गया, और जब कमजोर पड़ गया तो एक्सचेंज हो गया। ये पहला तरीका है इसे कमजोर करने का। एक और तरीका है कमजोर करने का, दूसरा तरीका और है कि इस बॉन्ड को वीक कर देंगे तो रिएक्शन होगा। वो दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है, फिनॉल तो अनस्टेबल। अरे अनस्टेबल कैसे हो गया? इतना तेजी से तोड़ करके हटाएगा? किसी को गले को धीरे धीरे काटो, उसे दर्द देगा, और एक झटके में हटा दो तो। इसको अनस्टेबल होने से पहले OH यहां पटक दिया, ये मिलकर। विग्रस कंडीशन आपने लगाया है ना, ये कंडीशन एक झटके में हटाकर इसको यहां पर लगा देगा। हमने फिनाइल कटायन को अनस्टेबल कहा, फिनॉल थोड़े ही, फिनाइल कटायन, ये है फिनाइल कटायन। बेंजीन को हम फिनाइल बोल रहे हैं। जिस तरह से हैलोजन स्टेबल है उस तरह से फिनॉल भी, ये फिनाइल कटायन। तो दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है कि अब अगर एराइल हैलाइड है तो यहाँ पर हम एक विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? विथड्रॉइंग ग्रुप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस कंडीशन में ये कम टेम्परेचर और कम प्रेशर पे भी रिएक्शन हो जाएगा। हम एक और NO2 लगा दें, ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा। फिनॉल अराइल हैलाइड है। अरे बाबू आप लोग क्या बोल रहे हो? OH को हैलाइड कैसे बोलेंगे? फिनॉल को अराइल हैलाइड क्यों बोल रहे हो? OH को हैलाइड क्यों बोलेंगे? बेंजीन पर हैलोजन होगा तब ना हैलाइड बोलेंगे। अराइल हैलाइड, ये तो फिनॉल है, दोनों सेम थोड़े ही है। हैलोजन जब लगता है तब हैलाइड कहा जाता है, बिना हैलोजन का हैलाइड कैसे बोलेंगे? तो हमने कहा विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो बॉन्ड वीक होगा। हम एक और NO2 ग्रुप लगा दिए, ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, ये और वीक हो गया। और अगर हम एक और NO2 लगा दे तो तीनों मिलकर इतना कमजोर कर देगा, तीनों मिलकर इतना कमजोर कर देगा कि बिना NaOH का सिर्फ गुनगुने पानी से भी रिएक्ट हो जाएगा। अगर तीन तीन लगा दें, अगर तीन तीन लगा दें, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तीन जगह लगने की पॉसिबिलिटी है। अगर तीन लगा दें तो इतना बॉन्ड को कमजोर कर देगा कि गुनगुने पानी से भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये गुनगुने पानी से भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और प्लस HCl। अगर तुमने एक NO2 लगाया है तो कम टेम्परेचर कम प्रेशर पे NaOH से ही रिएक्ट होगा। दो NO2 लगाया है तो भी NaOH से ही रिएक्ट होगा, और कम टेम्परेचर और कम प्रेशर। और अगर तीन तीन NO2 लगा दिए तो पानी से भी रिएक्ट हो जाएगा। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ एक कंसेप्ट है, थोड़ा कंसेप्ट पर ध्यान देना।
कोई भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है विथड्रॉइंग ग्रुप, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो क्लोरीन ऐसे ही अलग हो जाएगा। विथड्रॉइंग ग्रुप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बॉन्ड कैसा है? इसलिए हैलोजन गुनगुने पानी से भी डिस्प्लेस हो जाता है। अब आप में से किसी को जो भी पूछना है तसल्ली से तुरंत पूछ लीजिए ताकि हम आगे चलें। आप में से किसी को जो कुछ भी पूछना है। तीसरा पॉइंट में ये कहा गया कि अगर हमने हैलोजन को हटाया, ध्यान देना, चलो फिर से सारा बता देते हैं। कोई ये पूछेगा, कोई वो कुछ भी पूछेगा। हाँ, सारे लोग, कोई पहला बोल रहा है, कोई, आप लोग कुछ मत पूछो, तीनों पॉइंट फिर से बता रहे, ध्यान देना। पहले पॉइंट में कहा गया कि रेजोनेंस की वजह से, देखो पहले तो बोलने से पहले कुछ और कहना चाहेंगे। शुरू के 2 क्लास हमने आपको समझाया है, उस 2 क्लास का रिकॉर्डिंग और नोट्स दोनों जरा ध्यान से फिर से पढ़ो। पूरे चैप्टर में 3 महीने तक वही 2 क्लास काम आएगा। 3 महीने तक वही 2 क्लास बार बार रिपीट होता है। रेजोनेंस कैसे होता है बताइए? अब फिर से इनको रेजोनेंस बताइए। अब इसके साथ साथ तो सब कुछ बताना पड़ेगा। एक सेकेंड रुक जाओ, अब रुक जाओ, कुछ लोग अजीब। तन्नू है, देखो तो वहां से कोई रफ कॉपी दो, एक रफ कॉपी तन्नू का कैसा देखो। देखो हम फिर से, अभी तो हम समझा दे रहे हैं, आप अगले 2 महीने तक एक ही चीज को बार बार पूछोगे, एक ही चीज को बार बार अपने दिमाग में चिपका लो, जुबान पे रट लो। शुरू का 2 क्लास ऑर्गेनिक का पहला 2 क्लास जो 11th का बताए हैं उसको रट लो, नहीं तो दिक्कत बनते रहेंगे हमेशा। ध्यान देना, इधर पहले पॉइंट में हमने कहा बेंजीन के ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो रेजोनेंस शो करता ही करता है, चाहे प्लस रेजोनेंस इफेक्ट चाहे माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। हैलोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर आएगा, दैट इज रेजोनेंस। और जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बनेगा तो यहाँ क्लोरीन 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। पहला कारण कि CX बॉन्ड इन हैलोजन हैज पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से हैलोजन बेंजीन के साथ डबल बॉन्डेड हो जाता है, इसलिए तोड़ना मुश्किल है। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? और फिर ये रेजोनेंस ऐसे मूव करता है, नहीं समझ आया? क्यों रेजोनेंस आपको नहीं पता?
नहीं नहीं, कि एक बच्चा है जो बोल रहा है कि उसको रेजोनेंस नहीं समझ आता। समझ आ गया ना? ध्यान देना। दूसरा कारण, बेंजीन पर जब हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन, तो ये कार्बन सिंगल सिंगल डबल, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 सिग्मा, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखता है। sp2 का नेचर है मोर इस कैरेक्टर, और अगर sp होता तो वो और टाइटली पकड़ के रखता। तो sp2 का ये कैरेक्टर है कि वो बॉन्ड को टाइटली होल्ड करके रखता है। अब ये कार्बन इस हैलोजन को sp2 नेचर की वजह से स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हुए है, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक, यही दो मेन कारण होता है। लेकिन एक और है तीसरा कारण, कि अगर हैलोजन हट जाए तो पहले हैलोजन हटेगा और फिर दूसरा ग्रुप आएगा। तो हटने के बाद हैलोजन अगर हट गया तो मुझे क्या मिला? प्लस और Cl माइनस। तो बेंजीन पे प्लस अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ये खुद से अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा? इसलिए आसानी से नहीं हटता है। हटता तो है, आसानी से नहीं। इसे हटाना पड़ता है ताकि कोई दूसरा ग्रुप आ जाए। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होता है। ये नहीं कहा गया कि होता ही नहीं है, आसानी से नहीं होता है, क्योंकि आसानी से होने से इसे परेशानी होती है। डरा धमका करके किया जा सकता है। टेम्परेचर डाल दो, प्रेशर डाल दो, कैटलिस्ट डाल दो, बेचारा डर जाएगा, हटेगा, क्या करेगा, मजबूर है। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होता। आप अगर तीसरा कारण कंफ्यूज हो तो 2 कारण ही मेनली लिखा जाता है, तीसरा तो लिखा भी नहीं जाता। तो इसे आप याद रखेंगे। लेकिन विग्रस कंडीशन पे जब हम हाई टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट डाल देंगे तब ये आसानी से कर देगा। और अगर विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तब तो बिना टेम्परेचर कैटलिस्ट, बिना NaOH का भी हो जाएगा, क्योंकि 3 NO2 मिल करके इस बॉन्ड को इतना कमजोर कर देगा कि फूंक मारने से उड़ जाएगा। इनमें इतना पावर है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से हटा देगा। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हट जाएगा तो बहुत मजे में टूट जाएगा। हम आगे चले तो ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होता है। उसका कारण, मुश्किल से अगर होता है तो 2 मुश्किल कारण, एक टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट और दूसरा विथड्रॉइंग ग्रुप लगाकर किया जा सकता है। हम आगे चले। जिन्हें दिक्कत है बोलना जरूर। एक चीज बार बार कहते हैं, नहीं बोलेंगे तब दिक्कत होगी। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी जो ये आसानी से करता है, मेन रिएक्शन तो यही करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब अगर हम किसी से पूछेंगे कि हमारा एराइल हैलाइड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग, ये क्यों है और इसका मतलब क्या है, तो शायद एक दो बच्चे ही जवाब दे पाए। हमने क्या पूछा, ध्यान से फिर से सुनो। हमने पूछा कि एराइल हैलाइड हमारा ऑर्थो पैरा है या मेटा और ऐसा क्यों है, तो फिर से वही बात आ गई। हाँ, पता है आपने जवाब दिया सही, बहुत लोगों ने जवाब दिया ऑर्थो पैरा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है ना, क्योंकि वो शुरू के 2 क्लास को ध्यान से पढ़े नहीं है। मान लो रिकॉर्डिंग ना भी देखो, कम से कम ऑन द कॉपी आपने जो नोट्स बनाया उसे तो देख लेते एक बार फिर से, क्योंकि बेंजीन वाले रिएक्शन में पता होना चाहिए। तो ये बात यहाँ लिख रहे हैं कि इट अंडरगोज, it undergoes electrophilic substitution to give ortho and para substituted product. ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव मतलब जगह अगर हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो रेजोनेंस के वक्त ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, इसलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो जो भी रिएक्शन होगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सबसे पहला हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का सिंपल मतलब, आप अगर क्लोरोबेंजीन को किसी हैलोजन से रिएक्ट करोगे लेविस एसिड के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, ये कैटलिस्ट, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ले जाएगा, दूसरा क्लोरीन इस पे जुड़ जाएगा। ये बात यहां भी हो सकता है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ले जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, इस वजह से दोनों की पॉसिबिलिटी है, दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। और हमने पहले भी पढ़ा, सिमेट्री होने की वजह से, सिमेट्री होने की वजह से पैरा फॉर्म मोर स्टेबल है, इसलिए पैरा फॉर्म मेजर प्रोडक्ट होगा। एक बार सिमेट्री के बारे में बताए थे कि सिमेट्री होने की वजह से पैरा फॉर्म मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होता है हर कंपाउंड में, ऑर्थो और पैरा में। हाई बॉइलिंग पॉइंट तो होता है, सिमेट्री का मतलब ध्यान देना, तुम इधर से कट करो दोनों तरफ सेम, तुम इधर से कट करो दोनों तरफ सेम, तुम इधर से कट करो दोनों तरफ सेम, सिमेट्री का ये मतलब। या दूसरा सेंस, हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से जाओ 1 4, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी पोजीशन बदल रहा है, उसमें पोजीशन सेम है, इसलिए वो सिमेट्री है, ये अनसिमेट्री। तो सिमेट्री की वजह से ये मेजर मोर स्टेबल। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब, जब तुम इसे HNO3 से रिएक्ट करोगे, कंसंट्रेटेड HNO3, कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड H2SO4, ये कैटलिस्ट है, तोड़ने का काम करता है। यहां से H निकलेगा और इससे OH लेगा, उससे OH लेगा, HNO3, HNO3, ये OH, यहां से H और यहां से OH, वाटर हटा दिया तो बचा क्या, NO2।
यहां से H, यहां से OH, वाटर निकल गया तो बचा क्या? NO2। दैट इज द केस। तो इसलिए नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो का अटैचमेंट, नाइट्रेशन। ये रिएजेंट याद रखना, किसी भी रिएक्शन में, कोई जरूरी नहीं है इसके साथ, किसी के साथ भी, किसी के साथ भी। हम आपकी बात को एक बार ध्यान से सुने थे पहले भी, अब भी सुन रहे हैं प्रियंका, आपकी बात हम सुन रहे हैं। साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट। यहां से H, यहां से OH, वाटर निकल गया, जो बचा वो जुड़ गया। ये बात पैरा पर भी होगा, ये बात पैरा पर भी होगा। तो दो बात याद रखना है, कोई जरूरी नहीं है यही कोई भी कंपाउंड हो, अगर रिएजेंट ये है तो नाइट्रेशन कहलाएगा और NO2 ही जुड़ेगा, और NO2 ही जुड़ेगा। यहाँ OH फिनॉल ले लो, यहाँ OCH3 एनिसोल ईथर ले लो, तो भी यही रिएक्शन होगा। कोई भी कंपाउंड ले लो, यहाँ एल्डिहाइड ले लो, अगर ये है तो NO2 ही जुड़ेगा। इट इज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। नाइट्रो ग्रुप जोड़ने के लिए इसी को लेते हैं। तो एरो पर जब भी ये देखोगे तो समझ लेना कि NO2 ही जुड़ना है। तो दैट इज हेलोजिनेशन एंड दैट इज नाइट्रेशन। 30 सेकंड का समय लेंगे। एक स्टूडेंट का कहना है दिख नहीं रहा है, ब्लर आ रहा है। क्या आप लोगों को भी ब्लर दिख रहा है? मैक्स, किसी ने नहीं कहा कि ब्लर दिख रहा है, सब लोगों को सही दिख रहा है। अब क्या करें हम? एक स्टूडेंट को ब्लर दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं। चलिए कोशिश कीजिए थोड़ा समझने का, क्या करें अब हम फिर से रिपीट कर देंगे, एक बार पूरा कर देते हैं पहले। ठीक ना बाबू, ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन। कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन मतलब हीट करके। जब आप हेलोबेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 से हीट करो तो सेम केस, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने उनका किया। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, पी ब्लॉक में पढ़े। ये OH यहां से हाइड्रोजन ले गया, SO2 नहीं SO3H, यहां से OH, यहां से H, वाटर ले गया, बचा क्या? SO3H। इसका मैकेनिज्म अलग है लेकिन सिंपल आपको समझने के लिए, यहां से H, यहां से OH, वाटर ले गया तो बचा SO3H, बचा SO3H। तो इसलिए अगर H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा SO3H ऑर्थो पर, और पैरा पर भी SO3H। क्लियर है? कोई दिक्कत? उसी तरह से है आपका फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन। ध्यान से सुनना क्योंकि नोट्स में काफी बारीक से लिखा हुआ है, समझने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन वर्ड अगर आप इस समय सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन में दो बातें हैं, एक होता है एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन।
एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, यानी मिथाइल या इथाइल या प्रोपाइल। एल्काइल ग्रुप का जुड़ना एल्काइलेशन और RCO एसाइल यानी CH3CO एसाइल, इसका जुड़ना एसाइलेशन। तो कैसे जुड़ेगा? हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे, हम इसे एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे और इस केस में हम एसाइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे। इस केस में हम CH3COCl एसाइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे। अब एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे या एसाइल हैलाइड, लेविस एसिड के प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ले गया, एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ले गया, एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। ऑर्थो और पैरा दोनों पर हो सकता है, ऑर्थो पैरा दोनों पर हो सकता है। उसी तरह से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ले गया, एसाइल ग्रुप जुड़ गया, एसाइल ग्रुप जुड़ गया COCH3, और उसी तरह से ऑर्थो पोजीशन पर भी ये जुड़ जाएगा COCH3। दैट इज Friedel-Crafts alkylation and acylation, and this is the electrophilic substitution reaction.